हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। और आज की इस क्लास में हम लोग सर वाल्टर स्कॉट के बारे में पढ़ेंगे। सर वाल्टर स्कॉट, जैसे ही नाम आप सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाता होगा कि ये रोमांटिक टाइम पीरियड में इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा। उससे पहले भी ये अपना इम्पोर्टेंट रोल दे चुके हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सर वाल्टर स्कॉट के बारे में कुछ उनके जो बायोग्राफी है और उनके कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले अगर आपने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आप इस तरीके से और भी आने वाले वीडियोस का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सर वाल्टर स्कॉट जो एक रोमांटिक एज में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्होंने रोमांटिक टाइम पीरियड में जो 1798 से लेकर के 1832 का जो टाइम पीरियड था, तब तक इन्होंने कुछ ऐसे हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। इनका बर्थ की बात करें तो इनका जो बर्थ था वो 15 अगस्त 1771 के टाइम पीरियड में एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था। फ्रेंड्स, एडिनबर्ग जैसे ही आप आया तो एडिनबर्ग रिव्यू करके एक आपका पॉलिटिकल मैगजीन भी था जो 1802 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो आप याद रखेंगे एडिनबर्ग रिव्यू जो स्कॉटलैंड में है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इनकी जो डेथ हुई, इनकी डेथ 21 सितंबर 1832 में इनकी डेथ हो जाती है। ये 1832 का जो ईयर है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके अपने लाइफ में। हालांकि ये उस समय 1832 में डेथ कर गए और ऐसा कहा जाता है कि 1832 जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर था पूरे इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि 1832 में ही फर्स्ट रिफॉर्म बिल पास हुआ था। फर्स्ट रिफॉर्म बिल जो इंग्लैंड के लिए एक समझिए तो एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले किया था, एक रूल बन के आया था वो सभी वर्ग के सभी क्लास के लोगों के लिए। तो 1832 में इनकी डेथ हो जाती है। आगे देखते हैं। आगे इनका है ये सर वाल्टर स्कॉट एक स्कॉटिश नॉवेलिस्ट थे। एक नॉवेलिस्ट होने के साथ साथ ये एक एडवोकेट भी थे, जज भी रहे, हिस्टोरियन भी रहे, पोएट और प्लेराइट भी रहे। देखिए इसमें क्या है, पहले वो एक लॉयर के रूप में थे, फिर वो जज बने और फिर उन्होंने इन प्रोफेशन को क्विट किया और क्विट करने के बाद एक नॉवेलिस्ट की दुनिया में आ गए। नॉवेलिस्ट होने से पहले वाल्टर स्कॉट जो थे एक बहुत ही अच्छे और सक्सेसफुल पोएट थे, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी पोएम है, द लेडी ऑफ द लेक एंड द ले ऑफ द मिन्स्ट्रेल, कुछ ऐसी पोएम है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई हैं। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले अभी हम लोग कुछ देखते हैं। ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट, ये एक अध्यक्ष के तौर पर भी, प्रेसिडेंट के तौर पर भी रहे। और किस सोसाइटी के रहे तो रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग जो स्कॉटलैंड में था, वो 1820 से 1832 तक वो कंटिन्यू अपना जो है सर्विस वहाँ देते रहे। उन्होंने एक टर्म इस्टेब्लिश किया था और वो टर्म था हिस्टोरिकल नॉवेल जनरा। यानी इन्होंने जो टर्म इस्टेब्लिश किया, क्योंकि इनकी जो राइटिंग होती थी, ये जो नॉवेल लिखा करते थे, ये अधिक से अधिक जो हिस्टोरिकल थीम होता था, हिस्टोरिकल जो पॉइंट टर्म होता था, हिस्टोरिकल जो स्टोरी होता था, उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वर्क किया। और उस वर्क के कारण ही इनकी जो खासियत होती थी, इनकी जो स्पेशल खासियत जो होती थी, जिसकी वजह से इनको हिस्टोरिकल नॉवेल का फादर भी कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि सर वाल्टर स्कॉट जो थे वो फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल भी कहे जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। ये जो थे इनकी जो नॉवेल्स थी वो लगभग मूवमेंट के बारे में, fluctuations of futures, the rise and fall of families and nations, and ambivalence of good and evil, इन सारे जो थीम है इस पर उनके सारे के सारे नॉवेल्स बेस्ड हुआ करते थे। ये एक जो नॉवेलिस्ट होने के साथ साथ इन्होंने जो भी वर्क लिखा है,
इनकी जो नॉवेल्स थी वो यूरोप में और अमेरिका में, यानी यूरोप की लिटरेचर में और अमेरिका की लिटरेचर में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ गया। ये जो लिखते थे अपनी पोएम्स, अगर इनकी पोएम की बात करें तो इनकी पोएम रोमांस से जुड़ी होती थी, यानी ये वर्स रोमांस से लिखा करते थे। इनके जो नॉवेल्स हुआ करते थे, इनके नॉवेल्स को अगर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि वेबरली नॉवेल्स किसके जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वेबरली नॉवेल्स जहाँ भी ये टर्म आएगा तो आपको ये समझ लेना है कि वेबरली नॉवेल्स जो है वो वाल्टर स्कॉट के द्वारा लिखी जाती है। यानी जहाँ भी आपको ये टर्म मिलेगा वेबरली, तो वेबरली से आपको तुरंत समझ लेना है कि ये वेबरली वाल्टर स्कॉट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि इनका वेबरली 1814 में एक नॉवेल भी आया था वेबरली नाम से, वो भी आपको आगे पढ़ना है इसी क्लास में, ठीक है। हिज क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो जिस तरीके से कैरेक्टर्स को क्रिएट करते थे, सेम उसी तरीके से जैसे विलियम शेक्सपियर अपने टाइम में करते थे। क्योंकि विलियम शेक्सपियर का कैरेक्टराइजेशन और उसका क्रिएशन जिस तरीके से अपने ड्रामाज में, अपने ट्रेजेडीज में वो क्या करते थे, सेम उसी अंदाज में वाल्टर स्कॉट भी अपने नॉवेल्स में किया करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर कई बार प्रश्न में आया हुआ है, तो आप इसको फोकस में रखेंगे। इनकी जो एंटीक्वेरियन रिसर्च थी और इनका जो कलेक्शन था, देखिए ये हिस्टोरिकल क्यों हुए, क्योंकि इन्होंने एंटीक्वेरियन रिसर्चेस किया और उसका कलेक्शन भी किया, जो मेजर कंट्रीब्यूशन था उनके वर्क्स के लिए और स्कॉटलैंड के कल्चर के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए किसमें, और जर्मन रोमांटिक लिटरेचर। जर्मन रोमांटिक लिटरेचर फ्रेंड्स, आपको ये पता ही है कि जो रोमांटिक एज है वो इंग्लैंड में 1798 में आया। लिरिकल बैलेट्स जब पब्लिश हुआ 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का, उसी समय से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है इंग्लैंड में। लेकिन रोमांटिक एज की जो अगर शुरुआत हुई सबसे पहले, तो वो जर्मनी में हुई थी। जर्मनी में हुई, उसके बाद रोमांटिक एज का जो टर्म है वो फिर आपका फ्रांस में चला गया, और फिर फ्रांस में होने के बाद थर्ड स्टेज में रोमांटिक जो मूवमेंट था वो इंग्लैंड में आया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, ये आप याद रखेंगे कि रोमांटिक एज पहले जर्मनी में आया, फिर फ्रांस में आया, और फिर लास्ट में रोमांटिक सिज्म कहें या रोमांटिक एज कहें या रोमांटिक मूवमेंट कहें, ये इंग्लैंड में आया 1798 में। इन्होंने ये तो मैंने जैसे बताया आपको कि ये जर्मन रोमांटिक लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। साथ ही साथ इन्होंने जब इंटरेस्ट था इनको, तो जर्मन जो बैलेट्स था उनको इन्होंने ट्रांसलेट भी किया। जर्मन के एक पोइट थे और पेंटर थे, बड़े अच्छे थे, गेटे, ठीक है। तो उनका इन्होंने जो बैलेट्स था उनको ट्रांसलेट भी किया। एक प्री रोमांटिक पोइट हैं जिनका नाम है टॉमस पर्सी, आप यहाँ देख पा रहे हैं टॉमस पर्सी। तो ये टॉमस पर्सी जो हैं, जिनकी एक वर्क है रेलिक्स ऑफ द एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री, जो 1765 के टाइम पीरियड में पब्लिश हुआ था। ये जो वर्क इनका आया, इससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। देखिए जॉन कीट्स का भी नाम आप सुने होंगे, जो वो भी एक यंगर रोमांटिक पोएट थे। तो वह भी टॉमस पर्सी के इस वर्क रेलिक्स ऑफ द एंशिएंट पोएट्री जो है, उनसे इस वर्क से वो भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। और यहाँ पर वाल्टर स्कॉट भी इस वर्क से इन्फ्लुएंस हुए। तो ऐसा कहा जाता है कि टॉमस पर्सी की जो रेलिक्स ऑफ द एंशिएंट पोएट्री है वो प्री रोमांटिक एज को लाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। हाँ, इन्होंने क्या किया है, नेचुरल डेवलपमेंट को, जो ओल्ड बैलेड्स और मेडिवल रोमांस होता था, उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। टॉमस ये सर वाल्टर स्कॉट ने जो ओल्ड बैलेड हुआ करते थे मेडिवल एज में, और मेडिवल एज की जो रोमांसेस हुआ करती थी, उसको रिप्रेजेंट करने का काम इन्होंने किया है। एडवर्ड अल्बर्ट ने इनको किस तरीके से कंसिडर किया है, ये देखिए, द चीफ लिरिकल पोइट बिटवीन बर्न्स और ब्लेक
एंड शेली, इनको चीफ लिरिकल पोइट कहा है। रॉबर्ट बर्न्स के, विलियम ब्लेक के बीच और शेली के बीच एडवर्ड अल्बर्ट ने वाल्टर स्कॉट को ये कंसिडर किया है। एक और ऐसे राइटर हैं जॉर्ज सैंड, जो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं। उन्होंने वाल्टर स्कॉट को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया, द पोएट ऑफ द पीजेंट, सोल्जर, आउटलो एंड आर्टिशन। इन्होंने किस तरीके से, जॉर्ज सैंड जो एक फ्रेंच पोएट थे, उन्होंने वाल्टर स्कॉट को डिस्क्राइब कुछ इस तरीके से किया। उन्होंने कहा कि जो वाल्टर स्कॉट थे वो पोएट ऑफ द पीजेंट थे, सोल्जर का पोएट थे, आउटलो का पोएट थे, एन आर्टिसन का पोएट थे। स्कॉट, जो वाल्टर स्कॉट हैं, उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। मारिया एजवर्थ, उन्होंने अपने मारिया एजवर्थ पे अपना डेप्ट बताया है, क्योंकि मारिया एजवर्थ जो थी वो द ग्रेट, वो भी एक आयरिश नॉवेलिस्ट थी। ठीक है, इनको द ग्रेट मारिया भी कहा गया है। मारिया एजवर्थ को क्या कहा गया है? ग्रेट मारिया। ग्रेट मारिया का यानी मारिया एजवर्थ का जो लाइफ स्पैन था वो 1768 से लेकर के 1849 तक का टाइम पीरियड में चला था। ये एक आयरिश कंटेम्प्रेरी नॉवेलिस्ट थी और इनके एक काफ़ी फेमस वर्क है और इस वर्क का नाम है कैसल रेकरेंट। कैसल रेकरेंट जो 1800 में पब्लिश हुआ था। मारिया की बात करें तो मारिया ने वाल्टर स्कॉट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कॉरेस्पॉन्ड किया है, सपोर्ट किया है और अपने राइटिंग्स में ये सारे ग्रुप में अपना लिखा करते थे। वाल्टर साहब जो थे यानी स्कॉट साहब जो थे, उन्होंने अपने नॉवेल्स को शुरू में अपना नाम नहीं दिया, अपना नाम उसमें नहीं लिखा। ये कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने अपने नॉवेल्स को एनोनिमसली पब्लिश किया, एनोनिमसली पब्लिश किया 1827 तक। यानी इनका जो फर्स्ट नॉवेल था, आपको मैंने बताया कि 1814 में इनका जो फर्स्ट नॉवेल था वेबरली, वो 1814 में आया और तब से लेकर के 1827 तक के टाइम में जितने भी इन्होंने नॉवेल्स को पब्लिश किया, उस नॉवेल्स में इन्होंने अपना नाम कभी नहीं लिखा, बिना नाम के नॉवेल को पब्लिश किया करते। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो वाल्टर स्कॉट की जो भी वर्क्स हैं उन वर्क्स को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।